बच्चों हम बात कर रहे हैं अपूर्ण अधिलेखों की और अब हम इसके अंकित प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो भाग 9 में हम लेकर आए हैं आपके लिए अंकित प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 10। श्री मुनीश अपूर्ण लेखों से अपनी लेखा पुस्तकें रखते हैं। उनकी पुस्तकें निम्न सूचनाएं देती हैं। आपको वर्ष के प्रारंभ की और वर्ष के अंत की दोनों सूचनाएं दी गई हैं। कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और साथ ही साथ लेनदार यानी कि क्रेडिटर आपको दिए गए हैं। वह अपने निजी व्ययों के लिए 300 रुपए प्रति माह, 300 रुपए प्रति माह का मतलब अगर सवाल सालाना है, पूरे साल का है, जब सूचना नहीं है तो पूरे साल का है, तो 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से सालाना जो आहरण है वो हो गए 3600 रुपए। वह अपने विनियोग 16,000 रुपए को 2% अधिलाभ पर विक्रय करके राशि व्यापार में लगाता है। ये विनियोग उसके निजी विनियोग है, ये ध्यान रखिएगा। आप इन विनियोगों को मत समझिएगा क्योंकि यहां तो बेचे नहीं है बल्कि खरीदे हैं, तभी तो पहले साल में आपको विनियोग ना देकर दूसरे साल में दिए तो उसके अंदर खरीदे। तो ये विनियोग उसके कोई निजी विनियोग है जो उसने बेचकर और 2% अधिलाभ यानी ज्यादा पर, तो 16,000 का 2% जब आप निकालते हैं तो वो आता है 320 रुपए, यानी कि आपने 16,320 रुपए, क्योंकि 16,000 के तो विनियोग है, 320 रुपए के लाभ पर बेचे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा व्यापार में लगा दिया है। तो ये एडिशनल कैपिटल यानी कि अतिरिक्त पूंजी है। और आपको पता है अतिरिक्त पूंजी का क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब आप बनाएंगे तो उसमें आप ड्राइंग को जोड़ने के बाद क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को घटाते हैं, तो वहां ये 16,320 रुपए काम आएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है, हमें ड्राइंग्स मिल गए, हमें एडिशनल कैपिटल मिल गई, लेकिन ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले 2 स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने होंगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग, और उसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर मदों की बात करें तो कैश को असेट्स में दिखाया जाएगा, बीआर को असेट्स में, डेटर को असेट्स में, स्टॉक को असेट्स में, इन्वेस्टमेंट को असेट्स में, फर्नीचर को असेट्स में, और क्रेडिटर एक ऐसी एकमात्र मद है जिसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग। इसमें कैश 1200 है, डेटर 16,800 है। कैश 1200, डेटर 16,800 रुपए। इसके अलावा स्टॉक 22,400 है और जो फर्नीचर है स्टूडेंट्स उसकी राशि बता रखी है 7,500 रुपए। संपत्ति पक्ष की सभी मदों को लिखने के बाद अब लायबिलिटीज पक्ष की मद को लिखते हैं। तो लायबिलिटीज है 14,000 जो कि क्रेडिटर दिए हुए। अब आपको क्या करना होगा, आपको पता है सेट साइड का योग लगाकर और उसमें से क्रेडिटर की राशि को घटा दीजिए और अंतर की राशि जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये जो चिट्ठा आपने ये जो अवस्था विवरण आपने बनाया है वो वर्ष के प्रारंभ की मदों से बनाया है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल। तो आइए अब बात करते हैं इसके योग की। तो ये हो गए 40, 42,400, 42,400 और 7, 49। तो इसका जो योग आ रहा है वो आ रहा है आपके 18। इसके योग की अगर बात की जाए तो ये हो गया आपके 47,900 रुपए, और 47,900 में से लेस कर दीजिए कितने, 14,000 रुपए। ₹33,900 की आपकी कैपिटल निकल कर आती है और इस कैपिटल को आप कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। और दोनों तरफ का टोटल लगा दीजिए 47,900 और 47,900। अगले साल के स्टेटमेंट ऑफ फेयर में 2 संपत्ति की मद बढ़ जाएंगी, एक बीआर जो कि पहले साल डैश लगे हुए हैं और एक इन्वेस्टमेंट। बाकी स्टेटमेंट ऑफ फेयर वैसा का वैसा बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे साल का स्टेटमेंट। कैश 1600, बीआर 2400। कैश 1600 और बीआर 2400। डेटर की अगर बात की जाए तो जो देनदार हैं वो दे रखे हैं आपको 27,200। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपने 8,000 रुपए के नए इन्वेस्टमेंट जो हैं वो खरीदे हैं। और स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 8,000। नहीं, स्टॉक का अमाउंट है 24,400 और फर्नीचर का अमाउंट है 8,000। तो स्टॉक लिख दीजिए 24,400 और फर्नीचर लिख दीजिए 8,000। साथ ही साथ बात करते हैं क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर हैं 15,200।
फिर से वही संपत्ति पक्ष का योग लगाएं, और संपत्ति पक्ष का जब हम योग लगाएंगे तो इन मदों का योग आएगा 71,600 रुपये, और उसमें से आपको घटाना है 15,200 रुपये। 56,400 रुपए की आपकी आती है क्लोजिंग कैपिटल, और दोनों तरफ का योग है 71,600, 71,600। अब यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि आपने क्या किया है। आपने जो पहले साल से जो चिट्ठा बनाया है या जो अवस्था विवरण बनाया है उससे आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल चुकी है, और जो दूसरे साल का अवस्था विवरण बनाया है उससे आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल चुकी है। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एक निर्धारित फॉर्मेट है कि सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग जो कि 300 रुपये प्रति माह दे रखा है, 3600 रुपये वो ऐड करेंगे। फिर एडिशनल कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो एडिशनल कैपिटल है वो 16,320 रुपए होगी। कैसे होगी जरा एक बार फिर से समझ लें। व्यापारी के पास खुद के पर्सनल निजी विनियोग है 16,000 रुपए के, वो इसने बेचे, 2% लाभ पर बेचे, 16,000 का 2% मैंने निकाला, 320 रुपए आया, और वो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने व्यापार में विनियोजित कर दिया। तो 16,320 रुपए की एडिशनल कैपिटल हो गई। तो आइए शुरू करते हैं। 56,400 है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, आहरण आपके हैं 3,600 रुपए। इन दोनों को तो पहले जोड़ा जाएगा, और जब इनको जोड़ते हैं तो ये राशि आ रही है 60,000 रुपए। अब बात करते हैं एडिशनल कैपिटल की। 16,320 रुपए एडिशनल कैपिटल है, इसे हम इसमें से लेस करेंगे। 16,320 कैसे आए वो आपको बता चुका हूं मैं, और जब हम इसे लेस करेंगे तो ये राशि आती है 43,680 रुपए की आपकी हो गई समायोजित पूंजी। और अब इसमें से क्या घटा देंगे आप, अपनी ओपनिंग कैपिटल जो कि है 33,900 रुपए, इसको लेस कर देंगे। तो आपका जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो निकल कर आता है 9,780 रुपए। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 10 पूरा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। श्री गिरधारी लाल जी पूर्ण लेखांकन प्रणाली का पालन नहीं करते, और 1 अप्रैल 2016 को उनके शेष इस प्रकार हैं, और आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दे दी गई है साल के शुरू की। और साल के शुरू की अगर बैलेंस शीट बनाकर दे दी गई तो हमारे लिए सबसे काम की जो मद है वो है ओपनिंग कैपिटल, यानी आपका एक काम कम हो गया है। यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग नहीं बनाना होगा। आगे की सूचनाएं पढ़े तो वर्ष के अंत में कैश इन हैंड बता रखा है, स्टॉक बता रखा है, डेटर बता रखा है, फर्नीचर बता रखा है, प्लांट, बीपी और क्रेडिटर बता रखे हैं। वह 500 रुपये प्रति माह आहरण करते हैं और 1,500 रुपये व्यापार के लिए व्यय करते हैं। तो जो इसमें से 1,500 रुपये व्यापार के लिए व्यय करते हैं, इसका मतलब 500 रुपये प्रति माह का आहरण करते हैं और 1,500 रुपये व्यापार के लिए व्यय करते हैं, तो आहरण जो है वो 4,500 रुपये ही होंगे, क्योंकि 500 गुणा 12 करने पर 6,000 रुपये आता है, लेकिन 1,500 रुपये तो उन्होंने व्यापार में ही वापस लगा दिए हैं। तो या तो 1,500 रुपये को आप एडिशनल कैपिटल माने, या फिर आप आहरण को ही यहाँ पर क्या कर दें, 4,500 रुपये कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। हम बात अगर करें तो हमें पहले तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होगी, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें क्या बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग। तो उसके लिए कैश इन हैंड को असेट्स में लिखेंगे, स्टॉक को असेट्स में लिखेंगे, डेटर को असेट्स में लिखेंगे, फर्नीचर को असेट्स में, प्लांट को असेट्स में, लेकिन बीपी और क्रेडिटर को लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड 7,000 और स्टॉक 8,600। कैश इन हैंड 7,000, स्टॉक 8,600 रुपये। डेटर की अगर बात की जाए तो डेटर है 23,800 रुपये। इसके बाद अगर बात करें तो फर्नीचर जो कि 15,000 है, और प्लांट का मूल्य हमें दिया गया है 20,350। इसके बाद में बीपी 20,200 और क्रेडिटर 15,000, बीपी 20,200, क्रेडिटर 15,000, और इसका टोटल जब हम लगाएंगे तो इसका जो टोटल है स्टूडेंट
तो टोटल आ रहा है 74,750 रुपये, 74,750 रुपये। और 74,750 में से हम लेस कर देंगे 35,200। और जब हम इसका अंतर निकालते हैं तो ये अंतर आ रहा है 14 में से 5 के 9, 39,550 रुपए की आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, जिसे आप लिख दें बैलेंसिंग फिगर। ये आपने जोड़ बाकी करके निकाला है और टोटल कर दें 74,750 रुपए। अब बात आती है कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉफिट को निकालना होगा। तो यहां अगर बात करो तो 39,550 में आपको ड्राइंग को जोड़ना है और ओपनिंग कैपिटल को आपको क्या करना है, लेस करना है। और ड्राइंग के बारे में थोड़ी सी सावधानी रखें। 500 रुपये प्रति माह बताया है, तो 500 × 12 करते तो 6,000 आता है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि 1,500 रुपये, इसमें से 1,500 रुपये उन्होंने व्यापार के लिए व्यय कर दिए हैं, तो जो ड्राइंग है वो 4,500 रुपये ही माना जाएगा। 39,550 क्लोजिंग कैपिटल हमने ज्ञात कर ली है। ओपनिंग कैपिटल की अगर बात करें तो ओपनिंग कैपिटल हमें दी गई है 40,000। साथ ही साथ आहरण जो है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि 500 × 12 करने पर 6,000 रुपए राशि आती है, उसमें से 1,500 रुपए हटाकर और बाकी का आहरण ही हमें लेना है, क्योंकि आहरण वास्तविक रूप में 4,500 रुपए ही है। तो आइए शुरू करते स्टेटमेंट ऑफ P&L की। 39,550 39,550 रुपए की क्लोजिंग कैपिटल है और ड्राइंग जो है वो 500 × 12 लेकिन माइनस 1,500, तो ये जो राशि आती है वो आती है 4,500 रुपए। इन दोनों के योग को आप एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे, जो कि आ रही है 44,050 रुपए। और अब इसमें से आपको लेस करनी है ओपनिंग कैपिटल, जो कि सवाल में आपको दी गई है 40,000 रुपए। तो आपका जो उत्तर है प्रॉफिट फॉर द ईयर वो होगा 4,050 रुपए। ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 11। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 है अशोक, जो कि अशोक अपनी पुस्तकें नियमित रूप से नहीं रखते हैं, उनकी पुस्तकों से निम्न सूचनाएं उपलब्ध है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, पत्नी से ऋण, ओपनिंग क्लोजिंग विविध देनदार, ओपनिंग क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्नीचर और स्टॉक। वर्ष के दौरान श्री अशोक ने अपनी निजी कार 50,000 रुपए में विक्रय करके राशि व्यापार में विनियोग कर दी। ये हो गई एडिशनल कैपिटल। 1 अक्टूबर 2016 तक व्यापार से 1,500 प्रति माह आहरण किया और उसके बाद 4,500 प्रति माह आहरण किया आप 31 मार्च 17 को। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ 31 अक्टूबर छपा हुआ है, जो गलत है। 31 अक्टूबर से उत्तर नहीं आ रहा है, आप इसे डेट को करें 1 अक्टूबर। आहरण की राशि आपको सबसे पहले समझाना चाहूंगा। जो वर्ष का प्रारंभ है स्टूडेंट्स, वो ये माने आपकी 1 अप्रैल से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है वो 1 अप्रैल है ओपनिंग। तो 1 अप्रैल से वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और हमने जो आहरण किए हैं 1 अक्टूबर तक तो 1,500 रुपए किए हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 6 महीने तक 1,500 रुपए का आहरण किया है और उसके बाद 4,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने तक आगे आहरण किया है। तो जब आप 1,500 × 6 करते हैं तो वो आता है 9,000 रुपए, और जब आप 4,500 × 6 करते हैं तो वो आता है 27,000 रुपए। तो आहरण की जो कुल राशि है वो है 36,000 रुपए। एक बार फिर से सुने, 1,500 × 6 अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो इसकी राशि आती है 9,000 रुपए। फिर आगे के महीने जो 6 महीने हैं उनमें 4,500 प्रति माह किया, तो 4,500 × 6 करते हैं तो वो आता है 27,000। तो कुल आहरण की राशि 36,000 है और एडिशनल कैपिटल जो है वो 50,000 है। लेकिन यहां पर ना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर और क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। क्रेडिटर को लायबिलिटीज में, पत्नी से ऋण को भी लायबिलिटीज में, देनदार को असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग को असेट्स में, कैश इन हैंड को असेट्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटीज में, फर्नीचर को असेट्स में और स्टॉक को असेट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। 45,000 और 66,000 सन्ड्री क्रेडिटर, 45,000 और
66,000। और मदों की अगर बात करें तो विविध देनदार 22,500, भूमि व भवन 89,600, कैश इन हैंड 7500, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, फर्नीचर 1,300 और स्टॉक 34,000। अब बात करते हैं इसके योग की। तो इसका जो असेट साइड का योग है वो आ रहा है 1,54,900 रुपए, जबकि इसके इट साइड का जो योग है वो आ रहा है 1,36,000 रुपए। अंतर जब निकालते हैं 18,900 रुपए की ओपनिंग कैपिटल आपको प्राप्त होती है, और दोनों तरफ का टोटल लगा दें 1,54,900 और 1,54,900। दूसरा चिट्ठा बनाने के लिए हमें फिर से मदों को देखना होगा। तो दूसरे चिट्ठे में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा और एक डेटर नहीं आएंगे, बाकी सारी मदें यूं की यूं आ जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर जो कि 93,000 दे रखे हैं, और लोन फ्रॉम वाइफ जो कि 57,000 यानी 57,000 दिया हुआ है। भूमि व भवन 90,000, कैश इन हैंड 8,700, फर्नीचर 1,300 और स्टॉक की जो राशि है स्टूडेंट्स वो दी गई है 25,000। अब इस प्रश्न में एक नई बात आई है जो अब तक के सवालों में नहीं आई है। वो क्या आई है स्टूडेंट्स? जब हम योग लगाते हैं तो इस बार अब तक जितने भी प्रश्न आपने देखे हैं सभी प्रश्नों में योग असेट साइड का ज्यादा होता था और लायबिलिटी साइड का कम होता था, तो अंतर की राशि को आप कैपिटल कहते थे। लेकिन यहां पर सिचुएशन उल्टी है, यहां पर जो योग ज्यादा आ रहा है वो लायबिलिटी साइड का आ रहा है, क्योंकि जो लायबिलिटी साइड का योग आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000, जबकि जो असेट साइड का योग आ रहा है वो योग आ रहा है 1,25,000। यानी कि यहां संपत्ति पक्ष की ओर 25,000 रुपए कम पड़ते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? इसे भी आप कैपिटल कहेंगे, और ये कैपिटल का डेबिट शेष है। सामान्यतः ऐसा व्यवसाय में नहीं होता है कि पूंजी को संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाए, लेकिन कई बार जब हानि पूंजी से ज्यादा हो जाए तो ऐसा होता है कि पूंजी का डेबिट शेष हो जाता है। तो यहां पर आप 25,000 इसे कैपिटल डीआर लिखें, और इस बार आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। तो इसको किस तरीके से समझेंगे वो जरा ध्यान दें। 25,000 जो क्लोजिंग कैपिटल इस बार डेबिट शेष की आई है उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसे लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, उसे आपको समझना है। यहाँ ड्राइंग आपको बता दिए गए हैं कि 36,000 रुपए के ड्राइंग है वो किस तरीके से है, वो आपको बता दिए। 1,500 गुणा 6 और 4,500 गुणा 6 दोनों को जोड़ने के बाद 36,000 रुपए के आहरण आ रहे हैं। 50,000 रुपए के एडिशनल कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल आपने मालूम किया 18,900। तो आइए तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो कि 25,000 रुपए डेबिट शेष है, तो उसे लिखेंगे 25,000 और इसे आप इस तरीके से कोष्टक में रख देंगे। आहरण की राशि जो है वो है 36,000 रुपए, तो जो शेष बचेगा वो 11,000 रुपए होगा, क्योंकि जुड़ने की बजाय ये घट जाएंगे। एडिशनल कैपिटल की राशि 50,000 रुपए। अब आपको 50,000 को इसमें से लेस करना है तो नेगेटिव बैलेंस बचेगा, और कितना बचेगा? ये बचेगा आपके 39,000। इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल 18,900 है, इसको भी कोष्टक में क्योंकि ये लेस करनी है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपके 57,900 रुपए का लॉस। यानी कि 57,900 रुपए की क्या हुई है? हानि हुई है। इसी के साथ अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 की अगर बात की जाए तो कृष्णा कुलकर्णी अपनी पुस्तकें नियमित रूप से नहीं रखते हैं
और 31 मार्च 2015 को निम्न सूचनाओं के आधार पर लाभ व हानि का विवरण तैयार कीजिए। फिर से कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कार, स्टॉक, फर्नीचर, विनियोग और बैंक शेष। साथ ही साथ कृष्णा ने निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए का आहरण प्रतिमास किया है, तो 60,000 रुपए आहरण हो गया। कार पर 5% की दर से और फर्नीचर पर 10% की हांस लगाए। अगर कभी भी हांस लगाने के लिए कहा जाए और आप दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हैं, तो आपको सेकंड वाले स्टेटमेंट ऑफ फेयर यानी क्लोजिंग कैपिटल के लिए जो आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं, अंतिम पूंजी के लिए जो आप अवस्था विवरण बनाते हैं, वहां से आपको लेस करना है। बकाया किराया 6,000 रुपए और वर्ष के दौरान 30,000 रुपए की नई पूंजी लगाई। ये एडिशनल कैपिटल होगी और बकाया किराया ये जो कह रहा है वो आपको करंट ईयर का मानना है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल वाले स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आपको लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल यहां पर बनाना होगा, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर कहते हैं, क्योंकि ना तो आपको यहां पर ओपनिंग कैपिटल दी गई है और ना ही आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड जो कि आपको दिया गया है 10,000 रुपए। डेप्टर 20,000 है, क्रेडिटर 10,000 है। क्रेडिटर 10,000। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बीआर जो है वो 20,000 दिए गए हैं। स्टॉक बीपी 4,000 है, कार इसमें है नहीं पहले साल में, बीपी को लिखें 4,000। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक आपको दिया है 40,000, फर्नीचर 8,000। इन्वेस्टमेंट है 40,000 और बैंक बैलेंस दिया गया है 1,00,000। अब अगर बात करें तो योग की, अगर हम बात करें तो इसका जो योग आ रहा है वो योग आ रहा है 2,38,000। 2,38,000 में से 14,000 को लेस करेंगे, 2,24,000 की ओपनिंग कैपिटल निकल कर आती है। दूसरा चिट्ठा बनाने के लिए हमें दूसरी मदों को देखना होगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है या और किस पर डेप्रिसिएशन, कार पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो कभी भी अगर स्पष्ट सूचना ना हो तो जो डेप्रिसिएशन की गणना करनी है वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग में ही करनी है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन बकाया किराया भी वहीं पर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश इन हैंड 36,000 और डेटर 80,000। कैश इन हैंड 36,000 और डेटर आपको दिए गए हैं 80,000। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो बीआर है वो आपको 24,000 दिए हैं और क्रेडिटर 46,000। क्रेडिटर 46,000 और बीआर 24,000। बीपी 42,000। कार जो कि आपने नई क्रय की है, कार का मूल्य यहां दिया गया है आपको 80,000। कार पर डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने प्रतिशत डेप्रिसिएशन लगाना है वो भी देखिए। कार पर डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। 80,000 का 5% होता है 4,000, तो ये राशि आती है 76,000। इसके अलावा कार के बाद बचा है स्टॉक जो कि 30,000 का है। फर्नीचर जिसका मूल्य 48,000 दिया है और इस पर डेप्रिसिएशन की गणना करनी है
और डेप्रिसिएशन की दर दी है 10%, तो 4800 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दें। तो आप 48,000 में से 4800 रुपये घटाते हैं तो ये बचता है 43,200। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संपत्ति के रूप में विनियोग दे रखे हैं 50,000 और बैंक बैलेंस दे रखा है 90,000। अब हमें बात करनी है संपत्तियों के और दायित्वों के योग की, और एक समायोजन आउटस्टैंडिंग रेंट का दे रखा था, तो वो हमने चालू वर्ष के चिट्ठे में या चालू वर्ष के अवस्था विवरण में दायित्व के रूप में लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इसके टोटल की, तो जो इसका योग है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 4,29,200। $4,29,200 और इसमें से हमें घटाने होंगे 88 और 694। $3,35,200 की आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है और दोनों तरफ का टोटल है 4,29,200 और 4,29,200 रुपए। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए जो कि 30,000 रुपए है, और साथ ही साथ आपको आहरण चाहिए जो कि 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 60,000 रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी होगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 3,35,200। इसमें ड्राइंग है 5,000 रुपए प्रति माह, तो इसकी राशि हो जाएगी 60,000 रुपए। ये राशि आती है 3,95,200। एडिशनल कैपिटल जो दी गई है वो है 30,000। $3,65,200 की पूंजी आती है समायोजित पूंजी। और अब बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल की जो कि है 2,24,000। 2,24,000 रुपए की राशि इसमें से घटा देंगे। प्रश्न संख्या 13 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। मैसर्स सान्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नियमित प्रलेख नहीं रखता है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार अपने लेखे नहीं रखता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न सूचनाओं के आधार पर लाभ व हानि का विवरण तैयार करें। आपको पिछले वर्ष की सूचना और इस वर्ष की सूचना दे रखी है। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर, बीपी, फर्नीचर, बीआर, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। ये आपको संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा दिया गया है। निजी उपयोग के लिए 10,000 रुपए प्रति माह का आहरण किया जाता है। इसका मतलब सालाना, अगर 12 माह का सवाल है, जो कि अधिकतर प्रश्नों में आपने देखा होगा सवाल 12 माह का ही है, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2016 से डिटेल दी गई है, तो 12 माह का सवाल है, तो 1,20,000 रुपए आहरण के हो गए। और वर्ष के दौरान 2 लाख रुपए की नई पूंजी का विनियोग, ये एडिशनल कैपिटल हो गई। डूबत ऋण 2,000 रुपए हुए, देनदार पर 5% का प्रावधान भी करना है। आदत वेतन 2,400 रुपए, पूर्वदत्त बीमा 700 रुपए, फर्नीचर एवं मशीन पर 10% की दर से आपको हांस लगाना है। ये सारे समायोजन जो डूबत ऋण का समायोजन है, या फिर आपको आदत वेतन 2,400 रुपए, पूर्वदत्त बीमा, या फिर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग यानी कि अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर आप बनाएंगे उसमें कर रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल में आपको इनका कोई भी समायोजन नहीं करना है। आपको एडिशनल कैपिटल दी गई है, आपको आहरण दिए गए हैं, लेकिन आपको कैपिटल की कोई सूचना नहीं है, ना कोई ओपनिंग कैपिटल दी गई है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। तो हमें यहां पर 2 स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने होंगे, एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ओपनिंग की अगर बात करें, कैश इन हैंड को असेट्स में लिख दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटीज में, स्टॉक को असेट्स में, लेनदारों को लायबिलिटीज में, देनदारों को असेट्स में, बीपी को लायबिलिटीज में, फर्नीचर को असेट्स में, बीआर को असेट्स में, मशीनरी को असेट्स में, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग को भी असेट्स में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 6,000 और 30,000। कैश इन हैंड की राशि है 6,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि है 30,000।
स्टॉक 50,000, लेनदार 26,000, स्टॉक 50,000 और लेनदार 26,000, डेटर 60,000, बीपी 6,000, फर्नीचर 40,000, बीआर 8,000, मशीनरी 50,000 और इन्वेस्टमेंट 30,000। सभी संपत्ति और दायित्वों को दी गई सूचना के अनुसार हम जमा चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, यदि किसी संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने को कहा जाए, देनदारों पर आयोजन बनाने को कहा जाए या नीचे बकाया या पूर्वदत्त बता रखे हों और ये नहीं बताया जाए किस वर्ष के, तो ये सभी समायोजन आपको चालू वर्ष के अवस्था विवरण में करने हैं। अब बात करते हैं इसके योग की। तो इसका संपत्ति पक्ष का योग आ रहा है स्टूडेंट्स 2,44,000 और दायित्व पक्ष का इसका योग अभी जो आ रहा है वो आ रहा है 62,000 रुपए। तो 2,44,000 में से 62,000 को लेस कर दीजिए और फिर जो बच रहा है उसे कह दीजिए आप ओपनिंग कैपिटल। इसकी राशि है 1,82,000 और योग लगा दीजिए। ओपनिंग कैपिटल 1,82,000 की गणना करने के बाद अब हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। उसके लिए हमें फिर से स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड 24,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है और स्टॉक 80,000 है। कैश इन हैंड 24,000, स्टॉक 80,000। डेटर के बारे में आपको पूरी कैलकुलेशन को समझाना चाहेंगे। आपके डेटर जो दिए गए हैं वो आपको दिए गए, पहले लेनदार लिख लेते हैं जो कि 40,000 के हैं और देनदार दिए गए 1,40,000। देनदारों को 1,40,000 को आप अंदर लिखिए। कितने हजार रुपए की राशि डूबी है? 2,000 रुपए की राशि डूबी है और 5% का आपको करना है प्रावधान। तो पहले तो 2,000 घटाएंगे। आपके देनदार जो बचेंगे वो बचेंगे 1,38,000 रुपए और 1,38,000 का हम निकालेंगे 5%। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं 6,900 रुपए का आपके आयोजन आता है। तो 2,000 के बेड डेट्स भी घटाएंगे और 6,900 का जो आयोजन आपने बनाया है उसको भी आप लेस करेंगे तो आपके देनदार बचेंगे 1,31,100 रुपए के। आगे अगर बात की जाए तो अब देखते हैं आपकी संपत्ति। बीपी देख लेते हैं। पहले बीपी दे रखे हैं 12,000, तो उसे आप लिख दीजिए 12,000। इसके अलावा फर्नीचर जो आपको दिया गया है 60,000 और डेप्रिसिएशन लगाने को कहा गया है फर्नीचर पर 10%। तो फर्नीचर 60,000, डेप्रिसिएशन की राशि लिखें 6,000 और यहां लिख दें 54,000 रुपए। मशीन की राशि को देखिए। मशीन आपको बताई गई है, बीआर दिए गए हैं 28,000, मशीन 1,00,000। बीआर 28,000 रुपए, मशीन 1,00,000 रुपए, जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10,000, ये आ जाएगा 90,000। साथ ही साथ अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट आपको 80,000 दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और समायोजन नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आहरण का समायोजन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में किया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी का समायोजन भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में किया जाएगा। डूबतरण का कर चुके हैं 5% आयोजन। 2,400 रुपए आदत वेतन जो कि लाइबिलिटीज है और 700 रुपए पूर्वदत्त बीमा जो कि एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये, और बीमा 700 रुपए है। सभी मदों को दिखाने के बाद अब बात करते हैं योग की। तो इसका योग आ रहा है 4,87,800 और इधर का आ रहा है 54,400।
4,33,400 आपकी अंतिम पूंजी निकल कर आती है और दोनों तरफ का जो योग है वो है 4,87,800, 4,87,800। इसके बाद अगर बात की जाए तो अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल 4,33,400 तैयार है। इसमें आपको 1,20,000 रुपए के आहरण जो कि आपको शुरू में समझा दी गए हैं वो जोड़ने हैं। अतिरिक्त पूंजी जो 2 लाख है वो घटानी है और उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल घटानी है 1,82,000। आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल जो कि 4,33,400 है। आहरण 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए। 5,53,400 एडिशनल कैपिटल जो है उसे हम लेस करेंगे और एडिशनल कैपिटल हमें दी गई है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के एडिशनल कैपिटल को इसमें से घटा दीजिए और जब आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो ये राशि आती है 3,53,400। ओपनिंग कैपिटल जो कि हमने फाइंड आउट की है 1,82,000। 1,82,000 को आप इसमें से लेस कर दीजिए। 1,71,400 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल कर आता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका उत्तर 1,71,300 दे रखा है, वो गलत है। और वो किस तरीके से दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो काउंट किया है वो काउंट किया है 1,40,000 पर और वो आया है 7,000 रुपए। तो आपके देनदार आए हैं उसमें 1,31,000 रुपए। तो जो कैपिटल आई है वो आई है 4,33,300। समझ रहे हैं? लेकिन ये गलत है क्योंकि यदि बेड डेट्स हैं तो वो घटने के बाद जो देनदार बनेंगे या बचेंगे उसी पर आपका आयोजन काउंट किया जाएगा। तो आप अपने उत्तर को सही कर लें। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 14 पूरा होता है। आगे के भाग में मिलेंगे अगले अंकित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।